हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और स्टार्ट करते हैं बच्चों एक बहुत धमाकेदार तूफानी क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई होप आपका आईआईटी का प्रिपरेशन बहुत बड़े चल रहा होगा। और बच्चों ये क्वेश्चन करने के बाद आपका आईआईटी का प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही तोड़ू क्वेश्चन है। आईआईटी में इस तरह के तोड़ू क्वेश्चन बहुत ही कम अपने को देखने को मिलते हैं। एक पेपर के अंदर जनरली एक या दो आते हैं, और वो भी 4-5 साल में आता है कभी कभार। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि वंस इन अ वाइल इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऑल इंडिया जिनकी रैंक अगर अंडर 100 वो लाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं इस तरह का टॉप रैंक, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन करना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैं मैथ्स का एडुकेटर मनोज चौहान फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। और मैंने प्रोड्यूस किए टॉप रैंक्स, फर्स्ट रैंक आईआईटी मेंस के अंदर एंड 12th रैंक बेस्ट आईआईटी जेईई के अंदर, एडवांस में ऑफलाइन के अंदर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ये वाला सेक्शन। जेईई का 2010 का सवाल है। The section contains two groups of questions. First group 3 multiple choice question. Second group 2 multiple choice question based on a paragraph. Each question has 4 choices. 1/3 negative marking है basically ना. First group has two group of questions. First group has 3 multiple choice and second group has 2 multiple choice. ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है बेसिकली। तो एक बार देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे बेसिकली। स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ और क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 है ना। लेट P be an odd prime number, TP be the following set of 2 cross 2 matrices। ठीक है, तो TP है फॉलोइंग सेट ऑफ 2 cross 2 matrices। TP के अंदर जो एलिमेंट है वो है इस तरह का मैट्रिक्स है, जिसमें फर्स्ट रो में है A और B, C और A। सेकंड रो के अंदर ABC बिलोंग करते हैं 0 से लेकर के P-1। P एक ऑड प्राइम नंबर दे रखा है, यानी कि 2 नहीं ले सकते है ना, राइट। 3, 5, 7, 11 and 19, 13, 17 जो भी है। Number of A in TP such that A is either symmetric or skew-symmetric or both and determinant is divisible by P। तो इसमें कमाल की चीज ये है कि काफी जगह तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छे से नहीं दे रखा है। ठीक है, तो डिविजिबल बाय है ना। तो इसके लिए अपन क्या करें, जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू, तो अपन पहला केस ही बना लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि वो क्या है काफी आसान होगा। आसान काम पहले लाइफ में करते हैं ना स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा बच्चों कि डायगोनल एलिमेंट तो कितने होते हैं, 0। डायगोनल हो गया 0, तो ये तो आपका 0 आ गया। और बी और सी एक दूसरे के नेगेटिव आ गए। बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस। तो अगर मान लो नंबर ऑफ ए इन टीपी सच दैट ए सिमेट्रिक बोथ डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की बात करें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस बी इंटू माइनस सी, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, बी इंटू सी आ जाएगा। और अब ये बोल रहा है कि डिविजिबल बाय पी होना चाहिए ना, तो अपन अब इसको डिवाइड करके दिखाए थे, डिवाइड बाय पी ये है। भाई बी इंटू सी को अगर अपन ये कह रहे हैं कि ये पी से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, बी और बी इज इक्वल टू माइनस सी ही है बेसिकली। तो ये प्लस बी स्क्वायर होना था एक्चुअली में। मैंने बी इंटू सी था, पर मैंने क्या किया, बी इंटू सी और सी को लिखा माइनस बी, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। ये है ना। ठीक है, ठीक है, सी को लिख दिया मैंने माइनस बी, सी को यहाँ पर माइनस बी लिखा, माइनस बी इंटू माइनस बी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। ये सिचुएशन। और ठीक है, ये तो 0 आ ही चुका है। तो ये डिविजिबल बाय पी कैसे होगा बच्चों, तो यहां पर अगर अपन बी लें तो क्या आ रहा है, 0 का स्क्वायर आ रहा है, 1 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है एंड डैश डैश p-1 का स्क्वायर आ रहा है। इसको अगर मैं p से डिवाइड करूं, ठीक है, p एक प्राइम नंबर है, तो बच्चों p प्राइम नंबर है, मान लो 17 है। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या आपका 17 से डिवाइड हो रहा है क्या। ऐसे एग्जाम्पल लिया, आप वैसे समझदार है, आप जानती हैं क्या आंसर क्या है। तो बच्चों केवल अपना न्यूमरेटर पार्ट में b को केवल 0 ले पाओगे, तभी आपका ये डिविजिबल आएगा। आया ना, सही कह रहा हूं ना मैं, b 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपका 17 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और p-1 के स्क्वायर में आपका p तो प्राइम नंबर आया ही नहीं ना। आप समझे क्या, यहां से लेकर के यहां तक स्क्वायर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 में है वो प्राइम जिससे आपको डिवाइड करना है, 2 में है प्राइम तो 2 के स्क्वायर में भी होता प्राइम, पर 2 में ही नहीं है तो 2 के स्क्वायर में भी नहीं आएगा वो प्राइम नंबर। ठीक है ना, आप समझे। ठीक है ना, 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर से लेकर के डैश डैश 16 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना जाएगा आपका 17। तो यहां ऊपर कहीं पर भी 17 प्राइम नंबर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए अपने को बी को 0 लेना पड़ेगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक तो भाई ए तो 0 हो गई, बी भी 0 और सी भी 0, तो ए बी सी तीनों 0 होने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 0 0।
ये एक आंसर आया अपना और उस आंसर का नाम क्या है 0 0 ये स्क्यू सिमेट्रिक। आइए अपन क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक से अपना आंसर बनाया है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक से आंसर अपना बनाया तो अपन सिमेट्रिक की तरफ चलते हैं। सिमेट्रिक सिमेट्रिक में क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई कॉन्जुगेट एलिमेंट, बी का सी है तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी। अब डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी इंटू सी, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और अब हमारी चेष्टा है कि ये नंबर डिवाइड हो जाए आपका पंजाब से। हाँ बच्चों, ए इज इक्वल टू बी अगर कर दिया है ना, ये इससे अगर बी डिवाइड हो रहा है, वो वाला सिचुएशन सोच रहे हैं कि जब ए माइनस बी डिवाइड हो जाए तो ए माइनस बी का रेंज कितना होगा। आप देखो भाई, ए माइनस बी का रेंज कितना होगा, मैक्सिमम ले ले मान लो ए माइनस बी, तो ए हो जाए पी माइनस वन, बी हो जाए जीरो, तो इसका पी माइनस वन मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम कैसे आएगा, ए ले लें जीरो और बी ले लें पी माइनस वन, से लेकर के मिनिमम पी माइनस वन यहाँ से आता है। तो माइनस पी माइनस वन और माइनस पी माइनस टू माइनस पी माइनस थ्री से लेकर के पी माइनस टू पी माइनस थ्री पी माइनस वन तक। क्या ये नंबर जो है इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो पी से डिवाइड हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं अपन? हाँ आ रहा है, जीरो आ रहा है, बाकी कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। पी माइनस वन पी माइनस टू कोई डिवाइड नहीं हो रहा, केवल जीरो आएगा। तो जीरो कब आएगा, जब केवल ए इज इक्वल टू बी हो रहा है। तो ए इज इक्वल टू बी जब हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो वाला सिचुएशन, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो वाला जो सिचुएशन है वो अपन पहले ही काउंट कर चुके हैं, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, बेसिकली वही तो यहाँ पर था। तो ये सिचुएशन अपन न लें, ठीक है ना, बस बाकी ले लें, यानी कि वन टू और से लेकर के डैश 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 पी माइनस। तो अगर ए ले लें वन, बी ले लें वन और ए बी सी तीनों बराबर और वन से लेकर के पी माइनस वन, तो बच्चों कितने आ गए ये आ गए आपके a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू वन टू थ्री से लेकर के p माइनस वन। नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए, p माइनस, ठीक है, ये नंबर ऑफ। अपन वापस आते हैं, एक और काम ही हो सकता है a प्लस बी जो है वो आपका p से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब की बार अपना थॉट प्रोसेस ये है कि a प्लस बी जो है वो डिवाइड हो जाए p से, और अपन गिन रहे हैं नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। a प्लस बी जो है p से डिवाइड। अच्छा ध्यान रखना है इसमें a इज इक्वल टू बी नहीं लेना है, वो अपन सिचुएशन ले चुके हैं। ए प्लस बी का रेंज देखते हैं, ए प्लस बी का रेंज कितना होगा, मिनिमम वैल्यू है ए प्लस बी का जीरो डैश डैश है ना, और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी टू पी माइनस टू, ठीक है ये। और इन नंबरों का अपन देख रहे हैं पी से कब डिवाइड होगा। बच्चों इसमें तो एक ही सिचुएशन आ रहा है, अगर मैं ए प्लस बी जीरो ले लूंगा तो ए प्लस बी जीरो अगर आ रहा है तो इसके लिए ए और बी दोनों को जीरो होना पड़ेगा, वो मैं पहले ही काउंट कर चुका। ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, और आपको पता ही है सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू सी। तो ये तो अपन जीरो वाला तो हटा देते हैं, है ना। अब वन टू थ्री से लेकर के टू पी माइनस टू तक गया, तो कौन सा नंबर है जो आपका पी से डिवाइड हो रहा है, केवल एक ही नंबर है आपका, पी का मल्टीपल है और उसका नाम क्या है, पी है। तो इस सिचुएशन में अपने को ए प्लस बी को अपने को पी ही लाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अच्छा बच्चों, मान लो मैं ए प्लस बी को मैं पी लेके आता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा भाई। एक काम यहां पर ये कर सकते हैं कि जीरो नहीं, जीरो अगर ले लिया तो पी लाना पड़ेगा, पी तो अवेलेबल ही नहीं ऑप्शन। तो इसके लिए मुझे ए को लेना पड़ेगा वन, और तब मैं बी को ले लूंगा पी माइनस वन, तब मेरा काम हो जाएगा। या ए को ले लूंगा टू और यहाँ पर आ जाएगा पी माइनस टू, और रेलगाड़ी दौड़ा दूंगा, यहाँ पर ए को ले लूंगा पी माइनस वन और बी को ले लूंगा मैं। इससे क्या होगा, मेरा आंसर आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा बेसिकली। और इसमें मैंने वो वाला भी नहीं लिया, ए इज इक्वल टू बी भी कहीं नहीं आया। क्या इसमें कहीं पर ए इज इक्वल टू बी आया है क्या, ठीक है, आप समझो बात। ए इज इक्वल टू बी अगर होता, ए इज इक्वल टू बी अगर होता कहीं पर बीच में, ए इज इक्वल टू बी अगर होता तो यहाँ पर ए कितना आ जाता, पी बाई टू। पी तो ऑड प्राइम है, तो ये तो ए अपन यहाँ पर इस सेट में जहां पर होल नंबर्स आ रहे हैं जीरो से लेकर के आगे तक, वो आ ही नहीं सकते थे। तो ए इज इक्वल टू बी इस रेलगाड़ी में कहीं पर बीच में नहीं पड़ा है, यानी कि मैं यहां से लेकर के यहाँ तक जितने केसेस हैं वो गिन लूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ केसेस बड़े आराम से दिख रहा है यहाँ पर, पी माइनस वन। ए ये लिया, बी ये लिया, और आपको पता ही है सिमेट्रिकली बी इज इक्वल टू सी आएगा। तो आप एंट्रीज भी बड़े आराम से भर सकते हो, जैसे आपका क्या लिया था, बी इज इक्वल टू सी, ये दोनों नंबर बराबर, और ए यानी कि कुछ ऐसा दिखेगा आपका वन, ए वन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा पी माइनस वन, और यहाँ पर आ जाएगा पी। ये एक आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल दे दिया। ये तो ए ही है, ये तो डायगोनल एलिमेंट तो बराबर है, वन वन और टू टू। यहाँ पर अगर ये है पी माइनस वन, ओ सॉरी, हाँ बी और सी बराबर है, सही है।
ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे और कितने आंसर आएंगे, पी माइनस। अब जोड़ लेते हैं एक बार। तो हमारा एक आंसर आया था यहाँ पर हमारे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी से आंसर कितने आए थे, पी माइनस वन। तो एक, फिर उसके बाद हमारे आंसर आए पी माइनस वन, फिर उसके बाद हमारे और आंसर आ रहे हैं पी माइनस वन। ठीक है, ये हमारे टोटल पॉसिबिलिटी आ रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, टू पी माइनस टू प्लस वन, यानी कि टू पी माइनस वन, डी ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों कई बार अपन ये भी कर सकते हैं सवाल के अंदर, जैसे अपन एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज करना चाहें तो अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि p का वैल्यू एक ऑड प्राइम नंबर, छोटा प्राइम नंबर ले लो, जैसे p इज इक्वल टू आपने ले लिया 3। ठीक है, 0 1 2 बस यहाँ तक आएगा। ठीक है, और अगर p इज इक्वल टू 3 लिया है मैंने, तो आप ये देखिए कि ये वैल्यू देखिए, p इज इक्वल टू 3 के लिए ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है, p इज इक्वल टू 3 के लिए ये भी 4 आ रहा है। p इज इक्वल टू 3 के लिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना, 5। और ये p इज इक्वल टू 3 के लिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, ये 5 और वो 5, मतलब कम से कम अगर p इज इक्वल टू 3 के लिए मैं सारे मैट्रिक्स बनाता और मैं उनका डिटर्मिनेंट देखता, तो ये दो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते। ठीक है, ओके, और ये ऑप्शन आ जाता और ये। अच्छा ये बताइए कि p इज ए ऑड प्राइम नंबर, जो अपन ऑड प्राइम नंबर ले रहे थे और जो अपन ये वाली मैथमेटिक्स कर रहे थे, तो क्या यहाँ पर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें अपने को ऑड ही लेना था? क्या हम अगर इवन प्राइम नंबर लेते तो कोई फर्क पड़ता क्या? क्योंकि डिटर्मिनेंट वैसा का वैसे ही रहता, यहाँ पर एलिमेंट 0 1 हो जाते। नहीं, मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप भी थोड़ा सोच लीजिए। तो p का वैल्यू अगर 2 लिया जाए, p का वैल्यू अगर 2 लिया जाए, तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। p का वैल्यू 2 लिया जाए तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है आपका, 2 लिया जाए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो p2 लेकर के आप अपना आंसर निकाल सकते थे। आप फटाफट ये एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है ना, सब्जेक्टिव तो अपन ने देख ही लिया। एक बार ऐसा करते हैं, p इज इक्वल टू 2 लेके अपन कर भी लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 2 लिया, मान लो एबीसी आपके कहाँ से आएंगे, 0 और 1 से। ठीक है, अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मान लो अपन स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो 0 0 आएगा। ठीक है, अब एक तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपका 0 0, एक आंसर आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक यही है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 1 किया तो यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, वो तो नेगेटिव तो है नहीं। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक खत्म। अब आते हैं अपन सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में आपने अगर 0 0 ले लिया, मान लो 0 0 ले लिया, ठीक है, अब ऑप्शन क्या है आपके पास, यहाँ पर एटलीस्ट एक नंबर आपका 0 आना चाहिए, ताकि डिटर्मिनेंट कितना आ जाए, 0 आ जाए। यहाँ पर अगर आपने 1 1 ले लिया, तो क्या ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 1 बस वही एक सिचुएशन है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, या दोनों जगह 0 0 वो पहले काउंट। तो कितने आ गए, 2 आ गए। कौन से वाले, 1 0 और 0 1 वाला। ठीक है, दो और मैट्रिक्स आ चुके। ठीक है, अभी अपन ने क्या किया, डायगोनल में 0 0 रखा, और क्या करना था अपने, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कर नहीं पाया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सिमेट्रिक किया, लेकिन अब सिमेट्रिक में क्या है कि नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो 0 0 नहीं आ पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कुछ आया ही नहीं, मतलब बेसिकली यहाँ से। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं। ठीक है, तो अब कितना आ रहा है, सिमेट्रिक लेना है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 लिया, यहाँ पर अगर 0 0 कर दे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। यहाँ 1 1 कर दें तो हो रहा है, ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो एक और आंसर आ गया। ठीक है भाई, ए 0 लिया, ए 0 लिया, यहाँ नहीं आएगा, है ना। ए 1 लिया, सिमेट्रिक तो 0 0 वाले, ए 1 लिया तो ये आएगा। भाई ए 0 लेकर के कुछ सिमेट्रिक बन रहा है क्या, नहीं सिमेट्रिक बनेगा नहीं, अगर ये 0 0 ले लिया। ठीक है ना, ए 1 सिमेट्रिक, और कोई आंसर टू ही आ रहा है यहाँ। दो ही मैट्रिक्स आ रहे हैं क्या, तो p इज इक्वल टू 2 के लिए कोई रूल बन नहीं पा रहा। p इज इक्वल टू 2 के लिए कोई रूल क्यों नहीं बन पा रहा, p इज इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू p, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा।
ए इज इक्वल टू 310। बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि p-1 जो है वो कितना आ गया है, 0 आ गया है बेसिकली। इसलिए ऐसा हो रहा है कि p से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाय ये a प्लस b जो है वो आपका p से डिवाइड नहीं हो पाएगा। यहाँ से जो केस आ रहा था वो नहीं आ रहा है। तो इसलिए अपन ये जो रूल है, ये बहुत अच्छी चीज़ पता चली अपने को। ये जो रूल फॉलो हो रहा था ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, अपन वो काम में नहीं ले सकते। उसके लिए आपको p को ऑड प्राइम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसमें कोई काम कर नहीं रहा है। आपको फिर केस बना के देखना ही पड़ेगा। मतलब p इज इक्वल टू 2 लेकर के आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच चेक नहीं कर सकते। p इज इक्वल टू आपको 3 लेकर के ही अपना ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेकर के फिर आपके पास अगेन 2 ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं। थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। फिर p इज इक्वल टू आप 5 लो, है बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच यहाँ पर वो काम तो नहीं आई, है ना। चलिए ठीक है, अपन नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, पर ज्ञान तो मिला थोड़ा सा, है ना। ठीक है, हाँ जी। तो अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको बोनस नहीं है। जैसे जनरली क्या होता है, आपने एक सवाल कर लिया क्रैक, उसका पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन आपको थोड़ा फायदा मिल जाता है ना। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, ये बहुत ही फंडू सवाल है। ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला वाला क्रैक हो जाएगा। नंबर ऑफ ए एंड टीपी सच दैट द ट्रेस ऑफ ए इज नॉट डिविजिबल बाय पी बट डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय पी। तो ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए बच्चों कितना था, ट्रेस ऑफ ए कितना होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, वो 2a है। 2a इज डिविजिबल बाय p, ऐसा नहीं हो रहा है। तो 2a का रेंज कितना है बच्चों, 0, इवन नंबर है, और 2p-2। ठीक है, ये और ये p से आपका डिवाइड, 2a इज नॉट रेंज, ट्रेस इज नॉट डिविजिबल बाय p। ठीक है बच्चों, क्या यहाँ पर बीच में आपका p आ सकता है क्या, क्या 2a की वैल्यू p हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि a का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, p/2। तो आपका यहाँ पर केवल एक ही नंबर आ रहा है, बीच में p नहीं है, बीच में p नहीं है, यहाँ पर एक ही नंबर आ रहा है। तो ये कह रहा है इज नॉट डिविजिबल बाय, यानी कि a का वैल्यू 0 मत लो। ठीक है, बेसिकली इतना कह रहा है वो। आपको समझ में आएगा, a का वैल्यू अगर p/2 होता तभी 2a जो है, जो कि ट्रेस है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम है। देख पा रहे हो आप, डायगोनल एलिमेंट्स का सम है ना, a प्लस ये ट्रेस है। ठीक है, बट डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय p। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, a² माइनस, तो a² माइनस bc है ना, इसको डिवाइड करना है अपने p से। ठीक, और a 0 नहीं है, a 0 नहीं है, तो अपन क्या करें, ऐसे सोचें, 1², 2² से लेकर के कितना आया, p-1 का स्क्वायर, ये सब नंबर है, डिवाइडेड बाय p है, और माइनस b/c है। अच्छा, तो अब इसमें ऐसे सोचें, क्या ये इनमें से कोई भी नंबर, क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अपन कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले किया था, क्या इनमें से कोई भी नंबर p से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, सम रिमाइंडर विल बी देयर। ठीक है, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो मेरा प्रोपोजिशन क्या है कि जो a² को p से डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, वही रिमाइंडर अगर bc को p से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर आ जाए, ठीक है, सेम रिमाइंडर आ जाए, ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि अपन जब किसी चीज को किसी से डिवाइड करते हैं तो आपका कुछ क्वेश्चन आता है, यानी कि a/q1, ठीक है, q1 थोड़ा सा लिख दिया, a/q1 प्लस रिमाइंडर नंबर 1, और a/q2 प्लस रिमाइंडर नंबर 2। ठीक है, जब आपका दोनों का रिमाइंडर सेम है, सब्ट्रैक्शन का साइन चल रहा है, तो आपका q1 और q2 आगे ना, आप q1 माइनस q2 आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एक ही जगह p है, बेसिकली p टाइम्स, है ना, p टाइम्स क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो अपना लॉजिक ये है कि जो a² से रिमाइंडर आ रहा है वही bc से आपका रिमाइंडर। अब इसमें थोड़ा सा आपका टाइम स्पेंड करना चाहो आप, ठीक है, ये टाइम केवल मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये सवाल को करते टाइम करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। हाँ, तो चलो पहले सवाल जल्दी कर लेते हैं। तो a² को p से डिवाइड किया, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा। अब b/c को डिवाइड करते हैं अपन। तो a को सेलेक्ट करने के बच्चों नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, मान लो आपने a कुछ भी सेलेक्ट किया, तो 1 से लेकर के p-1, p- वेज हो गए। ठीक है, और यहां से मान लो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ गया, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ गया। मान अब अपन bc को डिवाइड करके देखते हैं p से।
मान लो अपन बी और सी को डिवाइड कर रहे हैं पी से, ठीक है। क्या बच्चों बी और सी में से कोई भी एक नंबर क्या जीरो हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू जीरो है नहीं, ठीक है। वन स्क्वायर टू स्क्वायर से कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर बी और सी में से कुछ भी जीरो आ गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? जीरो। तो आपका यहां से रिमाइंडर आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा, तो सब्ट्रैक्शन से कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा और वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इनमें से कोई भी एक जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि बी और सी दोनों ही नॉन जीरो नंबर है, यानी कि दोनों बी और सी बिलोंग करते हैं किस सेट को? 1 2 से लेकर के p माइनस, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां पर मान लो कोई भी नंबर अपन ने फिक्स कर लिया, मान लो बी को फिक्स कर लिया अपन ने, 2 फिक्स कर लिया, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, 2c और देख रहे हैं उसको p से डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और हमारे पास c का रेंज क्या है? तो जो c का रेंज क्या है, c की वैल्यू कहां से ले सकते हो? 1 से लेकर के p माइनस। तो अब आप 2 का टेबल पढ़ो आप, ठीक है। टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 2 पढ़ो। टेबल ऑफ 2 पढ़ के कहां तक ले जाओ? 2 के जो जनरली जो बचपन में पढ़ा है 2 का टेबल, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 10 तक पढ़ते हैं। पर आपको 2 का टेबल कहां तक पढ़ना है? 2 1 2 2 2 p माइनस 1 है। तो मैं लिखता हूँ 2 1 2 2 2 3 एंड डैश डैश 2p माइनस 2, ठीक है। और आप इन सबको डिवाइड करो, आप p से डिवाइड करो, ठीक है। एक बहुत मस्त चीज आपके सामने आएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, p का वैल्यू अपन 11 ले लेते हैं, चलो 11 ले, चलो 13 ले लो, ठीक है ना, 13 ले लो। 2 4 से लेकर के यहाँ 2 12 24, ठीक है। ऐसा बच्चों 2 से इवन नंबर को अगर 13 से डिवाइड करें अपन, और कहाँ तक? 2 1 से 2 12 तक अपन डिवाइड करेगा इनको 13 से, तो रिमाइंडर क्या क्या आ रहे हैं आप देखो। शुरुआत में तो रिमाइंडर वही आ जाएंगे, 2 4 6 8 10 12। अब जैसे ही आप 12 पार करोगे, यानी कि 13 को पार करोगे, तो आपके रिमाइंडर देखो कैसे आएंगे, देखो ध्यान से देखना। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 3 5 7 9 करके देख लो आप। और कमाल की चीज ये, 13 से अगर किसी नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहे हो और वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कितने अलग अलग पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं? 12 अलग अलग पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, वही इकट्ठे। यानी कि p से डिवाइड करने पर, p से डिवाइड करने पर टेबल ऑफ 2 के अंदर जो अलग अलग रिमाइंडर्स आएंगे वो कितने आएंगे? 1 2 3 से लेकर के p माइनस। कमाल की चीज नहीं है बहुत, पर बस ऑब्जर्व करने वाली बात है। मान लो आपने 17 से डिवाइड किया और आपने 3 ले लिया, 3 इंटू सी ले लेते हैं, बी का वैल्यू 3, ठीक है। तो आपने लिखना शुरू किया, कहाँ तक ले जाना है? 16 तक ले जाना है। 3 6 9 और 3 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 48 डिवाइड बाय 17। शुरुआत में अमेजमेंट लगता है, पर बाद में बहुत ऑब्वियस लगता है। तो शुरुआत के रिमाइंडर कितने आएंगे? 3 6 9 12 15, ठीक है। अब जैसे ही 18 आएगा, 18 देख रहे हो आप, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। अब आप नंबर को 3 से बढ़ाए ना, तो रिमाइंडर आपका 3 से और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 4 7 10 13, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको क्रॉस किया, कहां पर है अपन? 34 पर है। 17 2 34, और 3 के टेबल में 34 से जस्ट आगे गया 36, तो 36 से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जैसे ही रिमाइंडर 2 आया, अब इसमें 3 3 ऐड कर दो, 5 8 11 और कितना आ जाएगा? 14। बहुत ध्यान से देखो तो आपको सारे रिमाइंडर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जितने भी पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं, 17 को अगर किसी नेचुरल नंबर को 17 से डिवाइड करें, तो यही वो सारे रिमाइंडर आ रहे हैं। एक मिनट, ये 15 आ रहे हैं, आने चाहिए 16। 16 क्यों नहीं आए? 16 कहाँ पर? 3 3 इंटू 16, ऊपर तो 16 नंबर लिखे हुए हैं ना, तो 15 पे 16, 3 ऐड करके यहाँ पर है बेसिकली। यहाँ पर 3 और ऐड करोगे तो 16 भी आएगा ना, मैंने वो लिखना भूल गया मैं, ठीक है ना, यहाँ पर आ रहा है। तो ये जितने भी सारे रिमाइंडर हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो अपने को क्या पता चला यहाँ पर, कि अगर मैं कोई भी इनमें से एक नंबर ले लूँ, इनमें से कोई भी एक नंबर ले लूँ मैं, ठीक है, और अ, उसको मैंने लिख लिया मान लो, ठीक है, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे p माइनस 5 हो, मान लो p माइनस 5 है। तो p माइनस 5 का अगर मैं टेबल पढ़ूंगा, p माइनस 5 का टेबल पढ़ूंगा, कहाँ तक पढ़ना है? p माइनस 5 को मेरे को कहाँ तक ले जाना है? p माइनस 1। और अगर मैं उसको डिवाइड करूंगा p से, तो आपको क्या होगा? p माइनस 1, 2p माइनस 10, 3p माइनस 15, इन सबको अगर अपन p से डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे आपको अलग अलग रिमाइंडर मिलेंगे। कैलकुलेट कर सकते हो आप, p माइनस 5 लेकर के भी कर सकते हो,
ठीक है ना, p-5 लेकर के भी कर सकते हो। पहले रिमाइंडर कितना आएगा, यही आ जाएगा p-5। फिर अगला वाला रिमाइंडर कितना आएगा, अगेन वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसीलिए अप्रिशिएट करने के लिए बड़े आराम से आप अप्रिशिएट कर पाए, मैंने नंबर ले लिए। ठीक है, तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि हाँ, पहले एक सेट ऑफ नंबर आएगा, जैसे ही p को क्रॉस करेंगे अगला सेट ऑफ नंबर स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2p को क्रॉस करते ही अगला सेट ऑफ नंबर, फिर 3p को क्रॉस करते ही अगला सेट ऑफ नंबर आपका आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपके सारे के सारे रिमाइंडर आएंगे, यूनिक आएंगे, यूनिक रिमाइंडर। दोबारा आते हैं एक बार, ये काफी अच्छा सवाल था। तो ए स्क्वायर से मान लो कोई रिमाइंडर आया और ए आपने सेलेक्ट कर रखा है p-1 नंबर ऑफ वेज से, आप क्या करो, बी को कुछ भी सेलेक्ट कर लो आप। अगेन बी के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, p-1, ठीक है। लेकिन जो आपका रिमाइंडर वहां से आ रहा है वही आपको रिमाइंडर यहां पर लाना है, ठीक है। तो अब सी को सेलेक्ट करने का कितना है, एक ही तरीका रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि रिमाइंडर मान लो आपको वहां से 8 लाना, तो आपने मान लो बी तो कुछ भी सेलेक्ट कर लिया 1 से लेकर के p-, लेकिन अगर 8 लाना है तो आपको अब सी का वैल्यू तो एक ही तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो ये पर्टिकुलर रिमाइंडर लाने के लिए। ठीक है जी, तो आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी था, तो ए को सेलेक्ट करने का p-1 वेज, बी को सेलेक्ट करने का p-1 वेज, सी को सेलेक्ट करने का 1 वेज, तो p-1 इंटू p-1 इंटू 1, ठीक है, कितना आ जाएगा p-1, ये अपना आंसर। ठीक है जी, ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि ए स्क्वायर को अपन एक बार पी से डिवाइड करके देखें कि क्या क्या अपने रिमाइंडर आ रहे हैं। रिमाइंडर में भी बहुत अच्छा एक पैटर्न बन रहा है, मैंने कहा आपको एक बार बताया था, पर दिस इज ऑल एक्स्ट्रा है ना, ये सब एक्स्ट्रा है। जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, से लेकर के अपना 10 का स्क्वायर है, मान लो इनको डिवाइड किया अपन ने 11 से, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 1, 0 ले नहीं सकते, आपको बताया था। तो जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 1 4 9 16 आ रहा है, 16 के लिए कितना आ जाएगा 5 25, 25 के लिए आएगा 3, 4 का स्क्वायर 5 का 6 का स्क्वायर 36, 36 33 3 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 44 5 आ जाएगा, ठीक है। 14953 3594 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी लिख दिया मैंने क्योंकि मुझे तो पैटर्न पता है ना। तो 49 49 के लिए कितना आया था, 5 आया था। 49 के बाद 8 का स्क्वायर 64, 64 के लिए कितना आएगा, एक मिनट, ये 149 तो सही है, ये कितना आया था 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है ना 16, 16 5 का स्क्वायर 25, 25 को 11 से डिवाइड किया 25 36, 36 25 और 36 दोनों से सेम आ रहा है, 36 और 7 से 49 44 और 63 64 64 55 प्लस 9 और 64 81 81 77 और 81 उसके बाद क्या आएगा 100 99 प्लस 1, देखा। तो वो क्या रहा है बेसिकली कि रिमाइंडर ऐसे कुछ पैटर्न है जो शुरुआत में यहाँ पर गए और लास्ट में यहाँ से आए, है ना, इस तरह का बन रहा है। ठीक है, तो ये आप लिख करके देखना चाहो तो आप समझ जाओगे कि जैसे स्क्वायर को क्रॉस कर रहा है ना, तो आपका ये वाली चीज और ये वाली चीज रिमाइंडर सेम, बहुत सिंपल बात है, बहुत मुश्किल नहीं है। बेसिकली ये क्या लिखा है 11-1 का स्क्वायर लिखा होगा, एक्चुअली ये फंडा है। और पीछे जो 10 लिखा है 9 लिखा है वो कितना है 11-2 का स्क्वायर। तो जब आप a-b का स्क्वायर देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, वो तो आपका डिवाइड हो रहा है यार से, तो उसको तो भूल जाओ। बाकी जो नंबर बचा बेसिकली 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ ये चीज को जब डिवाइड करोगे 11 से तो रिमाइंडर यहाँ से आएगा, ये चीज को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर आपको वहां से आएगा। तो सेम आ रहा है, कोई खास फर्क नहीं है, बट मैंने कहा कि एक बार बताया था, क्योंकि ए को आप रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट करो, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बनेगा 1 स्क्वायर से p-1 तक के स्क्वायर में कोई भी नंबर नहीं है जो p से आपका डिवाइड हो। ठीक है, ओपन आते हैं अपने बोनस सवाल पर, जो कि हमारी मेहनत का फल अब हमको मिलेगा। हमने 2 सवाल में बहुत कश्मकश, बहुत जद्दोजहद करी है, तो अब फ्रूट्स काटने का टाइम आ गया। द नंबर ऑफ ए एंड टीपी सच दैट डिटर्मिनेंट इज नॉट डिविजिबल बाय पी। अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्क्यू सिमेट्रिक, या मान लो आपका यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन था कि ट्रेस इज नॉट डिविजिबल बाय पी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए इज नॉट डिविजिबल बाय, पिछले वाले सवाल में क्या था, नंबर ऑफ टीपी सच दैट ट्रेस ऑफ इज नॉट डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय पी, डिटर्मिनेंट डिविजिबल हो जाए। यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट डिविजिबल न हो। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये तो अपना डिटर्मिनेंट था।
और ये p से आपका डिवाइड न हो। ठीक, तो न हो तो ऐसा करेंगे, टोटल माइनस कर दो, टोटल माइनस डिजिटल वाले कर देते हैं, टोटल माइनस डिजिटल। टोटल कितने हो जाएंगे, एबीसी आप रेंडमली सेलेक्ट कर लो, पी पी पी, क्योंकि 0 से लेकर के p माइनस 1 कितने नंबर है, p। तो a को सेलेक्ट करने के p वेस, b को सेलेक्ट करने के p वेस, रिपीटेशन अलाउड है माइनस। और डिजिटल में ऐसा कर लेते हैं, एक तो क्या है अपना a इज इक्वल टू 0 मान लो लिया, ठीक है, यानी कि ट्रेस वाला पार्ट क्या था, ट्रेस इज नॉट डिजिटल बाय p। ठीक है, तो ट्रेस इज नॉट डिजिटल बाय p, ये वाला क्या है, ट्रेस इज डिजिटल बाय p, ट्रेस डिजिटल। और ट्रेस नॉट डिजिटल, नॉट डिजिटल मतलब a नॉट 0। इतना ही सिंपल होता है, क्योंकि ट्रेस बेसिकली कितना आ रहा था, 2a, 2a डिजिटल बाय p। वो मैंने बता दिया था आपको कि 2a आपका p तो आ नहीं सकता, और 2a का रेंज कितना आएगा, 0 से लेकर के 2p माइनस 2। बीच में आपके दो ही नंबर पड़ रहे हैं जो मल्टीपल ऑफ p है, एक 0 और एक p। और 0 तो हो जाएगा a 0 के लिए, लेकिन 2p नहीं आ पाएगा क्योंकि p ऑड प्राइम है। खैर बहरहाल a 0, a नॉट 0 पे बात आ गई है। a नॉट 0 का अपन आंसर जानते हैं, a नॉट 0 का आंसर आया था अभी ताजा ताजा, p माइनस। तो ये काफी काम अपने बहुत आसान आसान हो रहे हैं जल्दी जल्दी, है ना। a 0 ले लिया मान लो आपने, तो a 0 ले लिया, b और c में से एटलीस्ट 1 शुड बी 0। ठीक है, तभी तो रिमाइंडर वो आएगा, एटलीस्ट 1 ऑफ b और c शुड बी 0। ठीक है, कम से कम कोई एक 0 ले लो, क्योंकि यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो यहां से डिवाइड करना है ना अपने को, टोटल माइनस नॉट डिवाइड कर रहे हैं अपन, टोटल माइनस डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी टोटल माइनस डिवाइड देख रहे हैं। तो डिवाइड तभी आएगा जब a 0 हो और b और c में से कम एक 0 है, तो फिर नहीं हो पाएगा। भाई a 0 तो एक तरीका ही है सेलेक्ट करने का, a 0। अच्छा मान लो मैंने b को 0 ले लिया, मान लो मैंने b को 0 ले लिया, तो c के कितने ऑप्शन है, पंजाब ऑप्शन है। क्यों, 0 से लेकर के p माइनस। अगर मान लो मैंने c को 0 ले लिया, अगेन b के कितने ऑप्शन है, b के नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट कितने हो जाएंगे, p हो जाएंगे। पर इन दोनों सिचुएशंस में वेज टू सेलेक्ट जो अपन ने किया है, ठीक है, वेज टू सेलेक्ट जो अपन ने किया है, b को 0 लिया, c को सेलेक्ट करने के p वेज, इसमें एक केस आया है c0, c0 लिया, b के 0 से लेकर के p माइनस 1 में एक और आ गया। तो इन दोनों में क्या हुआ है कि 2p में से अपन ने जो p केसेस है ना, इसको 0 लिया, इसके कोई भी ले लिया, इसको 0 लिया, इसको कोई भी ले लिया, इसमें अपन ने एक चीज ज्यादा कैलकुलेट कर दी है, b0 c0, वो यहां पर भी है यहां पर भी है। तो आपने एक चीज जो दो बार कैलकुलेट करी है, करना एक बार था तो उसको एक बार घटा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p माइनस 1। भाई 2p कट जाएगा, माइनस 1 1 कट जाएगा, तो इफेक्टिवली यहाँ पर क्या रह जाएगा, p स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा p क्यूब माइनस p स्क्वायर। इसका जो फायदा है अपने को यहाँ पर मिला, जो अपन ने पिछला वाला पार्ट अगर कर लिया तो। और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच और आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपका आंसर p इज इक्वल टू कोई प्राइम नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, p इज इक्वल टू 3 ले लिया, लेट्स से यहाँ पर आंसर यूनिक आ गया, ठीक है ना, मान लो, ठीक है, p इज इक्वल टू 3 के लिए भी अच्छे खासे मैट्रिक्स बनेंगे। मान लो यहाँ पर p इज इक्वल टू 3 के लिए यूनिक आ गया, देख लेते हैं क्या आंसर है। तो अपना सही आंसर तो ये था, ये मान लो 4 आ गया। p इज इक्वल टू 3 के लिए कितना आ रहा है, 9 माइनस टू 7, 7 टू द 14, ये तो काफी बड़ा नंबर है। ये कितना जाएगा, 27 माइनस 4, 27 माइनस, और ये कितना आ रहा है, 3 माइनस 2, 2 और 7 14। ठीक है भाई, आपका आंसर काफी छोटा था। तो मान लो, मैं इसीलिए आपको ये अप्रोच बता रहा था, मान लो आपने इस सवाल को क्रैक कर लिया, इस सवाल को आपने क्रैक कर लिया, p इज इक्वल टू 3 लेके आपका एक यूनिक आंसर आ गया। तो आपने अगर इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्रैक कर लिया है, छोटा ऑप्शन लेके आपने इस सवाल को कर लिया, आपने देखा आंसर 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फिर आप ये वाला सवाल जरूर कर सकते हो, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ये वाली चीज पता ही है कि a0 के साथ जो डिजिटल है वो तो बहुत सिंपल से केसेस है। इस तरह के केसेस तो अपन ने पार्ट 1 पार्ट 2 में किए थे। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा क्वेश्चन, बट हाँ ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपन सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए लगा सकते हैं। p इज इक्वल टू 3 के लिए ऑप्शन चेक करो, तो आप कुछ ना कुछ थोड़े बहुत मैट्रिक्स वगैरह बना करके फटाफट चेक करके कंक्लूड कर सकते हो कि 4 ही आ रहे हैं, नंबर भी बहुत छोटा है। p इज इक्वल टू 3 के लिए चलो एक बार करके देख लेते हैं एक बार, है ना। p इज इक्वल टू 3 के लिए एक बार देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो आपके इसमें, अच्छा ये तो मैंने गलत वाला क्वेश्चन मिटा दिया, एक आगे वाला देख लेते हैं, यहाँ है ये वाला ना। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा रहे हैं अपन, p इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, मैट्रिक्स बना रहे हैं, बनाते हैं। थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कम से कम अपन जब इस सवाल को एक बार समझ लेंगे तो अपने को बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईआईटी के लिए।
तो ट्रेस इज नॉट डिविजिबल बाय पी, तो ट्रेस नॉट डिविजिबल तो अपना वैसे ही आ गया कि ए 0 नहीं है, ठीक है। ए 0 नहीं है, ए 1 1 होगा, या फिर ए कितना आ जाएगा आपका 2 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ए 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, क्योंकि अपने जो सेट है जहां से लेने अपने को एलिमेंट, वो क्या है 0 1 2। हाँ जी, अपन बी और सी लेते हैं। डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय, बट डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैंने 0 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना डिटर्मिनेंट, तो 0 यहाँ भी नहीं लेना है, वो तो पहले ही पता था, 0 नहीं लेना है। तो 0 नहीं लिया तो क्या हो सकता है, मान लो 2 2 ले लिया, ठीक है क्या बच्चों, 2 2 आंसर आ गया, सही है एक केस। 1 1 के साथ अगर अपन 1 1 ले लें तो भी सही है, 1 1 के साथ अपन सारे एलिमेंट सेम ले लें तो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। भाई 2 2 के साथ अगर अपना 1 1 आ जाए तो भी सही है, और 2 2 के साथ 2 2 आ जाए, 2 2 के साथ 2 2 आ जाए, बी और सी बराबर आ जाए, ठीक है, तो भी आपका बी इज इक्वल टू सी है, आ गया आंसर। और कुछ देखें एक बार, 1 1 के साथ कुछ और बनेगा, ये बन ही नहीं रहा, तो ये तो सवाल बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। तो उसने ये सवाल जो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच से बहुत जल्दी हो रहा है, पी इज इक्वल टू 3 लेकर के मैंने देखा कि एक ही ऑप्शन आ रहा है और वो आंसर है अपना सी ऑप्शन। और एक बार पी इज इक्वल टू 3 लिया तो आप अगला वाला सवाल भी बड़े आराम से कर। बट देखिए सवाल ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ये तो एग्जामिनर की थोड़ी कमजोरी मानता हूं मैं। हमें अपने से स्ट्रांग रहना है, वी शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। मतलब अगर आपको टॉप रैंक लानी है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको उनका जो बेसिक जो अंडरलाइंग आइडिया है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि एक एक्स्ट्रा एज तक अपन जाएं, ठीक है। बाय बाय।